Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our first lecture of 10th class physics. Unit number 10, simple harmonic motion and waves. And after studying this unit, student will be able to state the condition necessary for an object to oscillate with simple harmonic motion, and they will know about simple pendulum, ball and bowl as example of simple harmonic motion, and they will be able to draw forces acting on a displaced pendulum. They will be able to solve the problem related to simple pendulum, mass spring system, and they will know about the vibrations in rope, Slinky spring, and experiments with water waves by using Ripper tank. And then they will study about mechanical and electromagnetic waves, and they will be able to identify transverse and longitudinal waves in mechanical media, slinky springs, and then they will be able to use the formula V is equal to F lambda, where V is velocity, F is frequency, and lambda is the wavelength of the wave. So we will go to our first topic, that is simple harmonic motion. Before simple harmonic motion, we will discuss वाइब्रेटरी मोशन के वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स डेली लाइफ में. डेफिनेशन इसकी यूँ है: टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. जैसा कि ये मेरा हाथ है, तो इसकी ये अगर मीन पोजीशन समझी जाए और इसको मैं यूँ वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो दिस इज वाइब्रेटरी मोशन. एंड इन डेली लाइफ इट्स एग्जांपल इज क्लॉक पेंडुलम. जो पेंडुलम, ये जो क्लॉक का पेंडुलम है, इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है. एंड अदर एग्जांपल इज स्विंग है, जिसमें किड्स जो है वो झूले लेते हैं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है. और इसके साथ सीसा, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन का यूज करते हुए जो स्पाइडर है, ये अपने प्रे यानी अपने शिकार को डिटेक्ट करता है. वो इसकी आंखें भी होती हैं, लेकिन उससे ये बहुत कम प्रिसाइजली अपने प्रे को देख सकते हैं. ये टच से या टेस्ट से या वाइब्रेशन से अपने प्रे को ये डिटेक्ट करते हैं. तो इसमें इसका एक वीडियो है जो कि अभी वाइब्रेट करवाते हैं. आप इसकी वीडियो ये सुन भी सकते हैं कि किस तरह से स्पाइडर वाइब्रेट करता है और अपने प्रे को ये डिटेक्ट करता है. ये वाली वीडियोस जो है, ये आपकी बुक जो कि e-learn.punjab में भी ये वीडियोस मौजूद है, वहाँ से ये आप देख भी सकेंगे. और मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं, ये सारी स्लाइड टेक्स्ट बुक से मैंने बनाई है, उसी को मैंने यूज किया है. तो नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है वाइब्रेटरी मोशन से डिफरेंट है. वो क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. अगर ये दो कंडीशन उसमें होंगी, तो then it will be simple harmonic motion. कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें ये दो कंडीशन जो हैं, एक्सेलरेशन या फोर्स, it should be directly proportional to the displacement from the mean position. और सेकंड कंडीशन,
it is always directed towards the mean position. तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम ये देखेंगे कि mass attached to a spring जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। मोशन ऑफ mass attached to a spring। तो फॉर दिस ये जो फिगर स्टूडेंट्स आपके सामने है इसमें ये स्प्रिंग कंसिडर कर रहे हैं जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर ये वाइब्रेट करता है। इस मैस को जब हम मूव करके पॉइंट ए तक लेकर आते हैं और ए पॉइंट पर ला के इसको छोड़ देते हैं तो देन स्प्रिंग इसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड वो जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग उसको वापस लाने में उस फोर्स को आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दैट फोर्स according to Hooke's law this force is directly proportional to the change in length of the spring with an elastic limit, that is this force is directly proportional to displacement x। यहां से आप देख रहे हैं displacement x जो कि ये मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा है। ये जितना ज्यादा हम इसको एक्सटेंड करेंगे उतना ये फोर्स इंक्रीज करेगी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ एक ये जो अंडरलाइंड है विद इन इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब ये है कि जब तक जो स्प्रिंग है उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं कर जाती तब तक ये प्रोपोर्शनलिटी रहती है। और अगर आप इसको इतना एक्सटेंड कर दें कि आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स स्प्रिंग जो है वो आप वापस अपने इनिशियल पोजीशन में ना आ सके तो हम कहते हैं वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो जब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए देन ये हुक्स लॉ जो है ये वैलिड नहीं रहता, इट इज वैलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो नेक्स्ट इस फॉर्मूला में जो हमने डिस्कस किया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एयर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, r इसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, और ये जो फोर्स है दिस इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एंड हियर k it is spring constant and जो spring constant है k it is equal to minus f over x। तो इस फॉर्मूला को अगर आप देखें, अगर हम यहाँ x को डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर लें कि डिफरेंट हमारे पास अगर स्प्रिंग्स हैं और हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल प्रोड्यूस करनी है, लेट्स से कि हम उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो वाला स्प्रिंग जिसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है उसके लिए k की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो स्प्रिंग को एक्सटेंड करना इजी होगा, थोड़ी फोर्स लगाने से एक्सटेंड होगा, उसके लिए k की वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू ऑफ k इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी जितना स्टिफ होगा सख्त होगा उतनी उसकी वैल्यू k की ज्यादा है। The stiff springs have large value of k and the soft springs have small value of k। जितना वो सॉफ्ट है इजीली एक्सटेंड हो जाता है तो उसके k की वैल्यू कम होती है। Long springs have small value of k while short springs have large value of k। यानी एक स्प्रिंग है आपके पास, उसको अगर आप काट के आधा यूज कर लें तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट k जो है उसकी वैल्यू डबल हो जाती है पहले से अगर आधी लेंथ यूज कर लें, और अगर आप जितनी लेंथ यूज कर रहे हैं उससे डबल लेंथ उसकी यूज कर लेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ वी जॉइन द स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड टू एंड कनेक्शन कर लें तो देयर कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट विल डिक्रीज, कम हो जाएगा, बट इफ स्प्रिंग्स आर जॉइंड इन पैरेलल देयर कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट विल इंक्रीज। कि अगर आप एक की बजाय पैरेलल में 2 स्प्रिंग्स यूज कर लेते हैं, सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, और अगर आप सिमिलर स्प्रिंग्स 3 पैरेलल में यूज कर लें तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फिगर में हम देख रहे हैं कि सिलिंकी स्प्रिंग है और इसको मैस को पॉइंट ए पर लाकर छोड़ देते हैं, देन इस पर फोर्स अप्लाई करता है स्प्रिंग जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको मूव करके वापस ले आती है। पहले पॉइंट ए पर आएगा लेकिन पॉइंट ए पर ये रुकेगा नहीं,
फिर आगे बी की तरफ जाएगा और ये मूव करता रहेगा। चूंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर फोर्स लग रही है, तो देन we are able to apply the Newton's second law, which is given by F is equal to ma. Here F is the restoring force applied by the spring on this object, m is the mass of this object, where a is its acceleration. So इससे पहले रिलेशन हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है F इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो F को अगर आप माइनस के एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ अगर हम A को सब्जेक्ट बनाएं तो देन आप देखेंगे कि A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स फॉर अ गिवन स्प्रिंग। लेट्स से अगर इस फिगर में एक स्प्रिंग आप यूज कर रहे हैं तो इस स्प्रिंग की लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, जो इसकी स्टिफनेस है वो भी सेम है। इट मींस के विल रिमेन सेम। जब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसकी वाइब्रेशन के दौरान के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली इसका मैस जो है वो भी अगर कांस्टेंट रहता है तो आप देख लेंगे कि के ओवर एम जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है it means A is directly proportional to minus x, which is the definition of simple harmonic motion, जो कि हमने शुरू में डिस्कस की थी कि simple harmonic motion क्या होती है, कि जिसमें acceleration या force is directly proportional to displacement from mean position and it is always directed towards the mean position। इसमें जो negative sign है ये आपको बता रहा है कि A और X दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। एक X की डायरेक्शन क्या है, X की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से अवे होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है, जैसा कि ये लेजर लाइट से मैं शो कर रहा हूं, तो यहां पर X की डायरेक्शन मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट होगी। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है जो इस पोजीशन पर, तो देन इसकी डायरेक्शन O to B होगी, always away from the mean position. So since direction of displacement is always in this case is away from the mean position, so A is always directed towards the mean position. तो चूंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि mass motion of the mass attached to a spring is simple harmonic motion, which means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion. Next, the negative sign in this equation F is equal to minus kx। इसका क्या मतलब है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। सो F is oppositely directed to x। F की डायरेक्शन x के ऑपोजिट है। चूंकि x की जो डायरेक्शन है इट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, सो force is always directed towards the mean position। Force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement। तो जैसे कि इस फिगर से पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Because the spring force always acts towards the mean position, it is sometimes इसको हम इसलिए restoring force कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन हमेशा mean position की तरफ होती है और ये अपनी रिस्टोर करना चाहती है स्प्रिंग को मीन पोजीशन पर। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। How the object जो है यहाँ मिसिंग है, how the object completes its vibration in this example, ये किस तरह से अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट और इस ए पॉइंट पर ला के आप इसको छोड़ देते हैं, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे थे वो खत्म कर दी। अब सिर्फ इस पर एक फोर्स है जो कि स्प्रिंग की फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो इस पर अप्लाई हो रही है।
और जैसे जैसे ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तो स्प्रिंग जो एक्सटेंडेड था उसकी एक्सटेंशन रिड्यूस होती जा रही है और ये फोर्स कम हो रही है। और चूंकि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है और इस पर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, सो ये स्पीड अप होगा जब ये ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ मूव होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन इट रीचेस मीन पोजीशन देन इस पर जो फोर्स है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज एट दिस पोजीशन द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, it is not extended, not compressed, so F is 0, but here velocity is maximum। अब इसके बाद क्या ये यहाँ रुक जाएगा? नहीं, ये यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे इसकी मोशन को कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये यहाँ रुकेगा नहीं, आगे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द बी एक्सट्रीम पोजीशन। और जब ये बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी जैसे यहाँ शो किया टुवर्ड्स राइट, क्योंकि स्प्रिंग इज बीइंग कंप्रेस्ड तो ये फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो its velocity speed will reduce and it will momentarily stop at extreme position B, and then it will again जब यह B पर पहुंचेगा तो ये spring will be compressed and it will move towards right because of restoring force, and it will again come to mean position। और जब ये मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगी और ड्यू इट विल मूव टुवर्ड्स राइट ड्यू टू इनर्शिया, एंड इन दिस वे इट विल कंटिन्यू इट्स वाइब्रेटरी मोशन between extreme position A and B, and since we assume that the surface is frictionless, so the motion will continue forever ideally, but practically since friction is not zero it will eventually stop। So such motion of a mass attached to a spring on a horizontal surface known as simple harmonic motion। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्पीड की बात अगर हम करें तो ये स्पीड किस तरह से चेंज होती है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड जीरो हो जाती है, मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, और जितना ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के करीब होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जितना उससे दूर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी। So kinetic and potential energies at different position in a spring system, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर जो मीन पोजीशन है, चूंकि इस मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट पॉइंट एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, अच्छा व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पर जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये जितनी इसमें एक्सटेंशन होगी उतनी ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी। और क्योंकि मीन पोजीशन पर ये ना कंप्रेस्ड होता है और ना ये एक्सटेंडेड होता है, सो मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और ये साथ स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है। और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जैसे ए और इस तरफ x -a कह रहे हैं, या पॉइंट बी से इसको रिप्रेजेंट किया था, तो पॉइंट ए पर एक्सट्रीम पोजीशन पर क्योंकि ये रुका हुआ होता है ऑब्जेक्ट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज इसमें एक्सटेंशन मैक्सिमम होती है। और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर अगेन ये रुका हुआ होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, और चूंकि ये फुली कंप्रेस्ड होता है सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। So this is how the kinetic and potential energies अब चेंज कैसे होती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
जब मीन पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है इसकी स्पीड कम होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। और इसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो इसकी स्पीड बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इसकी एक्सटेंशन कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक में, और मीन पे जाके टोटली काइनेटिक हो जाती है। इसी तरह फिर दूसरे एक्सट्रीम में भी ये पोजीशन होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही होती है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही होती है। और दोनों एनर्जीज का अगर हम सम लें किसी भी पॉइंट पर तो वो ऑलवेज सेम रहेगा फॉर आइडियल केस व्हेन सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। नाउ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसके लिए फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? दिस इज T is equal to 2 pi m over k, इसका स्क्वायर रूट है। m is mass of the object and k is the spring constant। तो ये जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन इस क्लास में नहीं है, इसका सिर्फ हम यूज करेंगे और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट यानी मैस पे इसकी डिपेंडेंस कैसे है और के पर इसकी डिपेंडेंस कैसे है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि T is directly proportional to square root of m, that is time period is directly proportional to square root of the mass, greater the mass of vibrating body greater will be the time period, यानी time period ज्यादा होगा and slower will be its motion। अगर आप mass बढ़ा देते हैं ऑब्जेक्ट का तो उसकी मोशन स्लो हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सपोज पहले ऑब्जेक्ट का mass m था, आप इसको 4 टाइम्स अगर बढ़ा देते हैं तो 4m हो जाएगा, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2m हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अगर आप मैथ 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये k पर इसकी डिपेंडेंस क्या है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द k स्प्रिंग कांस्टेंट। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। इट मींस स्टिफ अगर स्प्रिंग हो r इज ऑफ स्मॉल लेंथ यूज करें या स्टिफ ज्यादा स्प्रिंग यूज कर लें तो उसकी k की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब कि वाइब्रेशन उसकी फास्ट हो जाएगी, ठीक। और इसी तरह अगर आप स्लिंकी स्प्रिंग यूज कर लें या ज्यादा लेंथ यूज कर लें तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा और स्लो हो जाएगी इसकी मोशन। सो एक और चीज यहाँ नोट कीजिए कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, यानी जैसे कि फिगर में हमने उसमें देखा था कि उसकी अगर आप एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं, इसी में अगर हम बात कर लें कि इसको ज्यादा एक्सटेंड कर दें, पहले थोड़ी एक्सटेंशन के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है, फिर आप ज्यादा एक्सटेंड कर लें और ये वाइब्रेट करें, जबकि आप स्प्रिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, आप मैस नहीं चेंज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड इसका चाहे कम हो या ज्यादा, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर हम राइट साइड की बात करें तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लें तो लेफ्ट साइड पर उसको नेगेटिव लेंगे। जी टिडबिट्स में आपकी बुक पे टेक्स्ट बुक में ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इससे ज्यादा ये वाइब्रेट नहीं कर सकता ह्यूमन ईयर ड्रम जो है। सो इट इज अपर लिमिट ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड हो तो वो इंसान सुन नहीं सकते, जबकि ये लिमिट डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट है। What is the displacement of an object in simple harmonic motion when the kinetic and potential energies are equal? तो ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। उससे पहले आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इस टॉपिक के रेलेवेंट हैं वो मैंने बुक से देखे। उसमें एक एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सिंपल पेंडुलम है, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन है,
spinning of the earth on its axis है, bouncing ball on a floor। तो इसमें आपने ये देखना है कि क्या कौन सी इसमें एग्जांपल ऐसी है जो कि बेसिक डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की है उसको फुलफिल कर रही है। तो ये आपने खुद सोच के इसका आंसर देना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रेलेवेंट बनता था वो बुक में जो दिया हुआ है, द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट onto the floor and keeps bouncing, is the motion of the ball simple harmonic, explain। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर आपने ट्राई करें खुद देने की। अगले लेक्चर में आपको इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा कि जब बॉल बाउंस करता है तो कौन सी मोशन है जो उसकी वाइब्रेशन के दौरान होती है। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब फोर्स की इसमें डेफिनेशन ये है कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है कि फोर्स अगर मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी जब मेन पोजीशन पर हो तो फोर्स 0 हो और जब एक्सट्रीम पर हो तो फोर्स मैक्सिमम हो। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये आपने सोचना है कि क्या मेन पोजीशन पर फोर्स 0 होती है कि नहीं। तो आपने इसका जवाब सोचना है और लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जो पहले भी बता चुका, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। तो इन किसके आपने जवाब खुद से ढूंढने हैं, लिखने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जैसे पहले बताया सोल्यूशन मिलेगा। तो आज तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स 10th B के हैं जो कि मेरी अपनी क्लास है वो तो मेरे साथ अटैच रहेंगे। इसके रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आंसर करूंगा और जो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो टीचर उनके हैं उनसे राब्ते में होंगे, वो इंशाल्लाह टीचर बाकी उनको हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।